हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है एसएससी बाय मिशन ज्ञान के इस चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जा रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बड़ी नई वैकेंसी एसएससी एमटीएस की वैकेंसी की पेपर पैटर्न, साथ साथ में सिलेबस और अप्रोच क्या रहनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, उसके बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एसएससी एमटीएस के इस पेपर पैटर्न के बारे में। हमें यहाँ पर पता है कि शुरुआत वाला जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट सेशन होता है, उसके अंदर मैथ्स और रीजनिंग का पेपर होता है। दूसरे वाले सेशन के अंदर हमें जीके और इंग्लिश देखने को मिलती है। तो सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर हमें 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 25 क्वेश्चन होंगे और इसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 75। यानी हम कह सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का पूरी तरीके से होगा। इसके लिए आपको टाइम 45 मिनट मिलेगा। 45 मिनट अपने आप में सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि जीके के क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट आते हैं तो ज्यादा समस्या वाली बात नहीं आती। अब एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये जो 25 क्वेश्चन है और मैक्सिमम मार्क्स 75 हैं, तो हमें यहाँ पर देखना है कि सेकंड वाले सेशन के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है। नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है, जो कि आपकी होगी 1 नंबर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अभी जो नेगेटिव मार्किंग होती है ना, फर्स्ट वाले सेशन के अंदर तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, मैथ्स रीजनिंग वाले में, जीके और इंग्लिश वाले में है, क्योंकि यही अपने आप में डिसाइडिंग फैक्टर है। इस वजह से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन उतने ही हो जितने आपकी कट ऑफ भी क्लियर हो जाए और साथ साथ में आप कोई ऐसा फ्यूग ना मारे जिससे आपके नंबर अपने आप में कम हो जाए। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि 25 क्वेश्चन है, 75 मैक्सिमम मार्क्स है, 45 मिनट का समय मिलेगा और साथ साथ में यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी 1 नंबर। तो ये तो बड़ा सिंपल सा पेपर पैटर्न है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं सिलेबस के बारे में। देखो, जब हम इस सिलेबस के बारे में बात करते हैं ना, तो बड़ा वेग सी चीजें हमें पता लगती है। ऐसा कहा जाता है कि साहब एनीथिंग अंडर द सन कुड बी आस्क्ड, कि साहब कोई भी चीज जो है वो जीके के अंदर आ जाती है। लेकिन ये कहना अपने आप में पूरी तरीके से गलत है। अब यहाँ पर एसएससी ने जो जनरल अवेयरनेस का एक सिलेबस सेट किया है, सबसे पहले उसको देखते हैं और उन टॉपिक से हम क्या क्या इन्फर कर सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हो सकते हैं या एग्जैक्ट कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में एक चर्चा करते हैं। हम यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो यहाँ पर एसएससी ने लिखा हुआ है, द ब्रॉड कवरेज ऑफ द टेस्ट विल बी ऑन सोशल स्टडीज, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। यहाँ पर बात की जा रही है कि जनरल अवेयरनेस का इनका जो संदर्भ है उससे हम इन्फर कर सकते हैं कि यहाँ पर सोशल स्टडीज के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आएंगे पूरी तरीके से, जिसके अंदर हमें हिस्ट्री देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें ज्योग्राफी देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलेगा। अभी जो आर्ट एंड कल्चर है वो अपने आप में हिस्ट्री का ही पार्ट पूरी तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा आपको सिविक्स देखने को मिलेगी और इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगी। सिविक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिविक्स की बात की जा रही है पॉलिटी के तौर पर, वही आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट जिससे सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं, तो कोई बड़ी समस्या वाली बात है नहीं। इकोनॉमिक्स के अंदर भी हमें इसको डे टू डे अफेयर की जो इकोनॉमिक्स होती है वो पूरी तरीके से आती है। इसी के साथ साथ में जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज अप टू 10th स्टैंडर्ड, यानी कि जो जनरल साइंस वाला पार्ट जिसके अंदर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की यहाँ पर बात कर सकते हो, उसके अंदर अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जनरल स्टडीज की बात की जाए। इसी के साथ साथ में एनवायरमेंटल साइंस, यानी कि जो एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं वो अपने आप में थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन सभी के साथ साथ में हमें करंट अफेयर्स भी पूरी तरीके से देखने को मिलते हैं। तो ये तो आपके इंपॉर्टेंट बड़े सब्जेक्ट हो गए, या हम कह सकते हैं कि साहब इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन है। पर हमारे लिए सब टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में तो हम कितनी किताबें पढ़ लें, किसी भी एक पॉइंट पे तो पहुंच ही नहीं सकते कि यहां से क्वेश्चन आएगा। इस वजह से हमें इस हिस्ट्री को, इस ज्योग्राफी को भी पूरी तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा कि साहब इतिहास के अंदर क्या बातें आती है, भूगोल के अंदर क्या बातें आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सिलेबस के अंदर हिस्ट्री की। हिस्ट्री यानी हमारे इतिहास की। अब देखो, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस पूरी के पूरे एग्जाम के अंदर हिस्ट्री वाला पोर्शन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमें 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट तौर पे देखने को मिलते हैं कि कंपल्सरीली 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा कल्चर के अलग क्वेश्चन आ जाए तो और ज्यादा अलग बात है, लेकिन इतिहास से हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। इतिहास में भी मुख्यतः हमें देखने को मिलते हैं कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, यानी कि जो आधुनिक काल वाला पार्ट है, उसी से ही हमें ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो हमें इंपॉर्टेंट तौर पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, वहां से हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर मैं प्राचीन काल की बात करूं तो प्राचीन काल के अंदर भी स्पेसिफिक टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं आप मुझसे पूछोगे भाई प्राचीन काल यानी कि आपका जो एंशिएंट इंडिया है उसके अंदर क्या क्या बातें हैं, तो प्राचीन काल के अंदर हमें देखने को मिलेंगी कि जो इंपॉर्टेंट राजवंश थे उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मौर्य से क्वेश्चन जो है वो काफी बार देखने को मिलते हैं, गुप्त से क्वेश्चन जो है वो हमें काफी बार देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रख लो सब कि राजवंश जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट काफी हो जाते हैं, ध्यान रखने वाली बात। इसी के साथ साथ में अगर आप मध्यकाल की बात करो, मेडिएवल की बात करो,
तो यहाँ पर हमें पूरी तरीके से देखने को मिलता है कि मध्यकाल से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए और डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन। तो ये ध्यान रख लेना भैया, दिल्ली सल्तनत, इसी के साथ साथ में हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन पूर्णतः देखने को मिलते हैं। मध्यकाल तो पूरा रिलेटेड है, लेकिन यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अब यहां पर थोड़ी सी बात ध्यान रखना, इतिहास से जो ज्यादा पेपर पैटर्न जो चेंज होता जा रहा है, एक हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वो ये देखने को मिल रहा है कि आर्ट एंड कल्चर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और आर्ट एंड कल्चर में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं, त्योहार जितने भी हैं, फेस्टिवल्स जितने भी हैं उनसे हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हमें मंदिर यहां पर देखने को मिलते हैं। इनके अलावा जो अलग अलग एरियाज के अंदर वहां की जो हैंडीक्राफ्ट्स है, वहां का जो हथकरघा उद्योग है, वहां से हमें पूरी तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना आधुनिक काल इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा हमारा आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी पे हमें प्राचीन काल या मध्यकाल देखने को मिलता है। अब हम थोड़ी सी यहाँ पर ज्योग्राफी की बात करते हैं कि साहब ज्योग्राफी भूगोल के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। देखो भाई, भूगोल के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर यहां पर जो बात की जा रही है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं कि एक या दो क्वेश्चन यहां से पूरी तरीके से अटकते हैं। इसके अंदर बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो जो भारत की फिजियोग्राफी है उससे मैक्सिमम क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। लोकेशन वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, इस बात को ध्यान रख लेना यार। लोकेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो पूरी तरीके से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर आप मैप करके डिसाइड करके कि भाई ये जगह मुझे पढ़नी है, उनसे क्वेश्चन 100% अटकते ही अटकते हैं। इसके अलावा जो आपके मिसलेनियस टॉपिक हो जाते हैं, जैसे सॉइल हो गया, क्लाइमेट हो गया, कोई क्वेश्चन आने के चांसेस वहां से भी हो जाते हैं। पर सबसे बड़ी बात ज्योग्राफी में एक इंपॉर्टेंट ये आ जाती है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। रिपीट यहां पर ज्योग्राफी के अंदर काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, तो इस बात को ध्यान रख लेना कि क्वेश्चंस आपको रिपीट होते हुए खूब सारे देखने को मिलेंगे। अच्छा, नदियों से क्वेश्चन खूब सारे आएंगे, पहाड़ों से बड़े क्वेश्चन आएंगे, राज्यों के बीच में इंपॉर्टेंट बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे, पर वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको हम करने की स्थिति में पूरी तरीके से रहेंगे। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। अब अगर हम बात करते हैं साहब पॉलिटी, जो कि यहां पर तो शब्द इस्तेमाल किया गया है सिविक्स, और एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा साहब आपका सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ और सिर्फ आपका पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। इसके अंदर जितनी भी बातें आपने अभी तक पढ़ी उनसे डायरेक्ट फैक्ट्स आते हैं। जैसे कि अगर मैं शुरुआत ही कर दूं तो भैया सबसे ज्यादा तो जो मूल अधिकार है, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा फंडामेंटल राइट के साथ साथ में डीपीएसपी से क्वेश्चन खूब आते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व। अच्छा, और हमें देखने को मिलेंगे साहब फंडामेंटल ड्यूटीज। इनके अलावा अगर हम बात करते हैं तो फिर जो अभी नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, जितने भी नए नए कुछ संशोधन है, उनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और फिर अगर मुख्यतः बात करें तो यहां पर अनुच्छेद से क्वेश्चन अटक जाते हैं कि साहब आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है, वहां से डायरेक्ट हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो समस्या वाली बात यहां पर भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जिनको आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। पर पॉलिटी भी हिस्ट्री जितनी इंपॉर्टेंट है, कैसे, क्योंकि यहां से भी हमें 2 से 3 क्वेश्चन पूरी तरीके से देखने को मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन हमें यहाँ पर पूरी तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ के अच्छे से करने को मिलेंगे। क्या यहां तक बात क्लियर है? कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो भाई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई। इसके अलावा हम चलते हैं साहब हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो देखो बेटा, इकोनॉमी के अंदर मुख्यतः जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके करंट अफेयर्स से। किससे आते हैं? करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। कोई महत्वपूर्ण योजना हो गई तो वहां से बढ़िया क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर जनगणना जो है वहां से क्वेश्चन बिल्कुल आता ही आता है, जनगणना से क्वेश्चन आता ही आता है। अब ये ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जो काफी सालों से कॉन्टिन्यूसली तौर पर आते जा रहे हैं, पर उसमें से कुछ फैक्ट चेंज करके, कुछ थोड़ा सा डेटा चेंज करके यहाँ पे क्वेश्चन अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब अगर आप मुझसे पूछें कि सर जनरल साइंस जो है वो भी तो अपने आप में एक पोर्शन है, उसका क्या करें, तो देखो जनरल साइंस के अंदर मुख्यतः जो आता है वो आता है फिजिक्स। हमारे यहाँ पर एमटीएस के अंदर फिजिक्स जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस इसके अलावा बायोलॉजी और जो केमिस्ट्री है वो तो आती है, पर फिजिक्स के हमें यहाँ पर आराम से, सिर्फ फिजिक्स की यहाँ पर बात कर रहा हूं, 1 से 2 क्वेश्चन हमारे फिजिक्स के देखने को मिलेंगे। जनरल साइंस क्योंकि यहाँ पर साफ बात की गई है कि यार अप टू 10th लेवल की है, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखो कि जो एडवांस्ड किताबें हैं वो बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। बिल्कुल डे टू डे एक्टिविटीज के, एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि साहब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, वो हमारे लिए जनरल साइंस के अंदर पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाए। इसी के साथ साथ में अगर मैं जनरल साइंस के अंदर एनवायरमेंट जोड़ रहा हूं तो ये अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि यहां से हमें देखने को मिलते हैं साहब नेशनल पार्क, यहां से हमें देखने को मिलता है साहब टाइगर रिजर्व। इसके अलावा जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट से जुड़े हुए लॉज हैं या कुछ इंपॉर्टेंट जगह है, वहां से भी क्वेश्चन हमें रिपीट होते हुए देखने को मिलते हैं। अब मैं यहां पर बार बार एक चीज पे फोकस कर रहा हूं, रिपीट। तो ये बात बिल्कुल ठीक है
कि एसएससी का पैटर्न अगर किसी ने समझ लिया ना तो वो एसएससी का एमटीएस से लेकर सीजीएल तक के लेवल का एग्जाम बड़ी आसानी से निकाल सकता है। उसका कारण ये है कि पैटर्न के अंदर हमें रिपीटेशन काफी देखने को मिलता है। चलो भाई, अब ये तो काफी सारी सिलेबस की बात हो गई। एसएससी ने सिलेबस तो एक लाइन का दिया है, पर हम उनको इन्फर कर सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है। पर अब हमारी अप्रोच कैसे रहनी चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जिससे हमारे बढ़िया नंबर आ सके। तो देखो, मैं यहां पर बार बार फोकस कर रहा हूं एक पेपर पैटर्न के ऊपर। पेपर पैटर्न आप जब समझ पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं की तो आप पेपर का पैटर्न नहीं समझ पाओगे और फिर आप समस्या में आ जाओगे। इसलिए क्या करना है, मिनिमम टू मिनिमम 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बढ़िया तरीके से कर, और सिर्फ एमटीएस के नहीं, एमटीएस के तो करने ही करने, इसके अलावा सीएचएसएल के भी पूरी तरीके से कर लो। देखो, ये जो अलग अलग एग्जाम है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो एक दूरी है ना, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान रखना, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने दिमाग में बैठाकर चलना, जिससे तुम पेपर पैटर्न भी समझ पाओगे। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे तो तुम ये समझ लो कि 30% हिस्सा जो है ना वो यहीं से ही आ जाएगा। तुम एग्जैक्टली वैसे के वैसे क्वेश्चन देखोगे, बस ऑप्शन जो है इधर उधर थोड़े हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रेटेजी का दूसरा इंपॉर्टेंट भाग, वो ऐसा वन लाइनर। आप कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हो, आप किसी भी किताब से पढ़ रहे हो, हमारी लाइव क्लासेस से पढ़ रहे हो या रिकॉर्डेड क्लासेस से पढ़ रहे हो, आपको उन सारी की सारी बातों के वन लाइनर बनाने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप पूरी जनरल स्टडीज या जनरल अवेयरनेस की बात करोगे तो मैं यहां पर पूरी तरीके से कह सकता हूं कि साहब 50 पन्नों के अंदर, 50 पेजेस के अंदर एक एक वन लाइनर बन जाएंगे। एमटीएस के एग्जाम के अंदर डायरेक्ट फैक्ट्स आते हैं, अगर आप उसके अंदर बड़े बड़े नोट्स बनाओगे कोई फायदा नहीं रहेगा। वन लाइनर बनाओगे, बड़ी आसानी से चीजें याद भी रह जाएंगी और उनको रिवीजन करना अपने आप में बड़ा आसान हो जाएगा। देखो, रिवीजन इज द की टू सक्सेस, तो इस बात को बिल्कुल दिमाग में लगा के रखो। अगर आपने उन चीजों का बार बार रिवीजन किया है तो चीजें आसानी से याद रहेंगी। और कई बार अगर बहुत ही फैक्चुअल डेटा आ गया, जैसे कोई तारीख पूछ ली, किसी बैटल, किसी युद्ध की तारीख पूछ ली, एक एग्जैक्ट अनुच्छेद का साल पूछ लिया, तो उस स्थिति के में आपके लिए सिर्फ रिवीजन जो है वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप ही उन चारों ऑप्शन में एलिमिनेट करके सही आंसर दे पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना, आपको छोटे छोटे वन लाइनर बना के रखने हैं, ये स्ट्रैटेजी का सबसे मुख्य भाग है। उसके अलावा कई ऐसी चीजें होंगी जो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगती होंगी, जैसे आर्ट एंड कल्चर के अंदर अगर हम राज्यों के महत्वपूर्ण त्योहारों की बात करें, उनके फेस्टिवल्स की बात करें, उनके मेलों की बात करें, तो अगर आपने एक छोटी सी टेबल बना रखी और उसके अंदर आपने राज्य और उसमें होने वाले त्योहार की बात कर रखी है, तो उस टेबल से आपको फायदा ये पहुंचेगा कि एक ही बार एक ही पन्ने के अंदर आप उन बातों को याद कर सको। इन्हीं टेबल्स के साथ साथ में अगर आप माइंड मैप्स बनाते हो, जब क्वेश्चंस की क्लास होती थी या रिकॉर्डेड होती थी तो मैंने माइंड मैप्स के बारे में चर्चा करी थी, अगर आप छोटे छोटे माइंड मैप बना रहे हो तो चीजों को याद करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये तो तीसरा भाग हो गया। अब चौथा और सबसे महत्वपूर्ण भाग हमें देखने को मिलता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब प्राथमिकता। आपकी जो जो भी कमजोरियां हैं उनको आप ताकत में कैसे बदल सकते हो, उसका सबसे आसान तरीका है प्राथमिकता। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको कोई सब्जेक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और आप सिर्फ उसी को पढ़े जा रहे हो तो कोई मतलब नहीं रहेगा। जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो आपके ठीक ठाक से सब्जेक्ट है उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और जो आपके बिल्कुल भी आपको नहीं आते हैं, सिर्फ उनमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर हम उनको याद करेंगे, बार बार उनको रिवाइज करते चलेंगे, तो वो जो बिल्कुल खराब वाला पार्ट है वो ठीक ठाक सी स्थिति के अंदर आ जाएगा। और ठीक ठाक सी स्थिति के अंदर आया तो हमारा एग्जाम जो है वो बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। पिछली बार भी एमटीएस के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो इन्हीं क्लासेस से आपको देखने को मिलेंगे, और आशा करते हैं आने वाले समय में भी एमटीएस का पेपर जो है वो इन्हीं क्लासेस से निकलेगा। तो आशा करता हूं आपको ये पूरा का पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने पैटर्न, सिलेबस, स्ट्रेटेजी की बात की। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, थैंक यू सो मच।